नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज का लेक्चर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मतलब आपकी जो किताब है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6 की, उसका तीसरा पार्ट जो है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। आपको मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है कि पहले 3 बुक होती थी, अब तीनों को मिला के एक बुक बना दी गई है और उसी में ये जो तीसरा पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपका ये अध्याय नंबर है 10, लेकिन जो आपकी किताब स्टार्ट होगी यहाँ पे तीसरी, जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। अब देखिए, इसका ये जो अध्याय है इसका एक पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका, तो फिर मैं इसी को दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जिस दिन मैंने ये पाठ करवाया उस दिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया। मुझे खुद को लग रहा था कि इस लेक्चर में कोई ना कोई कमी रहेगी, शायद बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं 100% देना चाहता हूं, इसलिए इसको दोबारा समझाना चाहता हूं क्योंकि आपके एक विषय की यहाँ से शुरुआत हो रही है और पहला ही पार्ट कमजोर रह जाए ये मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूं और मैंने आपको बता दिया कि जिस भी वीडियो में कमी रहेगी उस वीडियो को मैं दोबारा बना दूंगा और आपको पढ़ना प्लेलिस्ट से। देखिए, हो सकता है कि आप सर्च करें और आपके सामने कोई भी वीडियो आ जाए, लेकिन जो भी आपको अपडेटेड वीडियो मिलेंगे वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे सर्च करने की बजाय आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए। क्लियर हुई बात? चलिए आज हम इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अध्याय का नाम है आपका आधारभूत लोकतंत्र। क्या नाम है? आधारभूत लोकतंत्र। आधारभूत लोकतंत्र का क्या मतलब, आधारभूत लोकतंत्र का क्या मतलब है कि आधारभूत लोकतंत्र का मतलब है कि ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की, सरकार की, शासन की ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हर वर्ग की भागीदारी हो, गांव से लेके पूरे महानगरों तक, अमीर से लेके गरीब तक, मतलब हर लोगों की, हर तबके की जिस लोकतंत्र में, जिस सरकार में भागीदारी होगी वहां पे क्या होगा? आधारभूत लोकतंत्र होगा। ये आधारभूत वर्ड है ना, ये शब्द ही जोड़ता है क्या? सभी लोगों को। लोकतंत्र बहुत से देशों में मिलेगा, लेकिन ये बात हो रही है आधारभूत लोकतंत्र की, मतलब जिसमें उस क्षेत्र का, जहां पे जो लोकतंत्र है उस क्षेत्र का हर एक आदमी उसमें क्या हो? शामिल हो उस व्यवस्था में, उसको हम बोलेंगे आधारभूत लोकतंत्र। अब आपको आधारभूत लोकतंत्र के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, ये कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य बताया गया है कि जो शासक धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। और एक आपको नीचे दिया गया है एक और वक्तव्य। उस वक्तव्य में हमारे लिए 2 काम की चीज है, 2 लाइनें कि संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं है। इसने कहा कि जिस लोकतंत्र में या फिर जहां पर लोगों की संस्कृति और लोगों का सम्मान नहीं है, सभी लोगों का सम्मान नहीं है, इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र नहीं है। तो मतलब कि लोकतंत्र के लिए लोगों का सम्मान जरूरी है, लोगों की जो अधिकार हैं वो जरूरी हैं। तो चलिए अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। दीर्घ काल से ही मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। उसने कहा कि बहुत लंबे समय से जो मनुष्य है वो समाज में रहता आ रहा है, मतलब कि वो एक समूह में रहता आ रहा है। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। ये कहता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो असहमति और अव्यवस्था बन जाएगी। अब उनके बीच में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि लड़ाई झगड़ा न हो, तो उसके लिए क्या है? नियम हमें बना देने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपकी एक क्लास का एग्जांपल दूंगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी। तो ये देखिए, आपकी क्लास में अगर हम पानी पीने के लिए जो टीचर से छुट्टी मांगते हैं ना कि सर मैं क्या पानी पी के आ सकता हूं, तो वहां पे स्कूल में नियम बना दिया कि एक बार में एक बच्चा जाएगा। ठीक है, अगर ये बन जाए कि
कोई भी बच्चा किसी भी टाइम जाएगा तो क्या होगा, वहां से कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे एक साथ निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अव्यवस्था। असहमति, किसी बात पर सहमति न होना। ज्यादा बच्चे हैं, कुछ बच्चे बोल दें कि क्रिकेट खेलना, टीचर पूछे कि आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे बोल दे हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कोई बोल दे खो खो खेलना चाहते हैं, कोई बैडमिंटन बोल दे, तो उनमें असहमति हो जाएगी। अब जब लोग एक साथ रहते हैं तो असहमति हो गई, असहमति और क्या हो गई, अव्यवस्था होगी, और इसके कारण का क्या है, जो आपसी भाईचारा है वो खराब हो जाएगा, आपस में ईर्ष्या हो जाएगी। अब उस चीज को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं भी। क्या है, हमें नियम बना देते हैं समाज में भी। उन नियमों के अनुसार सभी को काम करना पड़ेगा और किसी के बीच में कोई भी भाईचारा या सद्भाव खत्म नहीं होगा और व्यवस्था चलती रहेगी। हमें इन नियमों के बारे में पढ़ना है कि ये नियम कैसे बनाए जाते हैं। अब इसने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आपके लिए, आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है, कि आपके घर में भी कोई ना कोई नियम होंगे। टीवी कब तक देखना है, खाना कौन लेके आएगा, दूध कौन लेके आएगा, ठीक है, किस टाइम सोना है, ये सारे नियम घर पे भी आप पूछना कि क्या क्या नियम है बनाए हुए। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आप लोगों के लिए वो नियम है कि इतने बजे से पहले आपको घर आ जाना है, ठीक है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां भी नियम होते होंगे, कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए भी। उसने कहा कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां पर भी नियम बनाए गए होंगे, कुछ विद्यार्थियों के लिए कि प्रेयर में किस टाइम आना है, किस टाइम स्कूल में आना है, ठीक है, रिसर्च के टाइम कहाँ पे आप खेल सकते हैं, कितनी देर खेल सकते हैं, क्या है, नियम है। और आपके अध्यापकों के लिए भी कुछ नियम होंगे। कक्षाओं में परीक्षा, बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। उसने कहा कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं ना, उसमें भी नियम होते हैं कि आपको दूसरे की मतलब कोई चीज ऐसी नहीं लेके जानी, कैलकुलेटर वगैरह, समय पे टाइम पे पहुंचना, आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है, आपको रोल नंबर लेके आना है, ठीक है। तो हर चीज के लिए क्या नियम होते हैं। जो सड़क पर जो वाहन चलाते हैं, जो ड्राइवर है, ड्राइवरों के लिए भी नियम होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि नियमों का पालन करे भी। जो किसी प्रकार की नौकरी करता, चाहे वो कोई भी हो, वो जिसने उसे नौकरी दी है उसके द्वारा बनाए गए नियमों का क्या है, पालन करेगा भी। यहां तक कि जो नौकरी देता है ना, वो भी तो क्या है, दूसरे नियमों का पालन करता है। मतलब जो भी व्यक्ति समाज में काम करता है वो किसी न किसी नियमों का पालन करता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी आदमी हो। चीज नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, आदमी हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो भी। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता तो क्या होगा भी। अगर अब आपने बोल लिया कि हर व्यक्ति क्या है, नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने नियमों का पालन नहीं किया तो तब क्या होगा, आप जवाब दीजिए, सोचिए 1 मिनट में जल्दी। अगर हमने नियम क्यों बनाए थे, समाज में सद्भाव व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो जो आपके समाज में सद्भाव नहीं रहेगा और व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। बात क्लियर आई आपको समझ में कि नियम अगर कोई पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, ये चीज क्लियर हुई। नियमों को किसने बनाया और क्यों बनाया भी आपको पता चल गया, क्यों बनाया ये चीज तो आपको पता चल गई होगी शायद, क्योंकि हमें समाज में एक व्यवस्था और सद्भाव को बनाए रखना था, इसलिए नियमों को बनाया जाता है। और बनाया किसने भी, ये चीज हम देखेंगे, उन्हें किस प्रकार से बनाया गया, कि किस प्रकार से, मतलब नियमों को बनाने के लिए सहमति जरूरी होती है भी। आपके ऊपर कोई नियम लगता है तो आपकी सहमति जरूरी होती है भी, वरना वो नियम आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप ही सहमत नहीं होंगे उस नियम से तो फिर कैसे वो नियम लंबे समय तक चलेगा। तो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए, पूरे भारत के ऊपर नियम लगा दिया, अब भारत वालों की सहमति चाहिए नागरिक की, तो किस प्रकार से ये निर्णय लिए गए कि ये नियम होगा
और मैं आपको बता दूं कि जो भी नियम बनाए गए हैं उसमें आपकी भी सहमति है, और आप जानेंगे कि किस प्रकार से आपकी सहमति है, आपके पेरेंट्स की सहमति है, आपके पड़ोसी टीचर सबकी सहमति उस नियम की है जो आप पर लागू है। वो किस प्रकार से है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया नियमों के विभिन्न समूह से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। भी अब क्या कहलाता है ये कि एक तो निर्णय लेने की प्रक्रिया, भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें निर्णय लिए जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया, और दूसरा है नियमों के विभिन्न समूह से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, भी दूसरा काम ये है। पहला काम आपको समझ में आ गया, और तीसरा है कि उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन है। भी अब देखिए शासन किसे कहते हैं, बड़े बड़े बच्चे फंसते हैं इसमें भी, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके भी दिमाग में ऊपर से निकल जाता है कि शासन क्या होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए। भी निर्णय लेने की प्रक्रिया, भी निर्णय लेने की कोई प्रक्रिया है कि किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, वो मैं आपको आगे अध्याय में या फिर इससे जो आगे अध्याय उसमें समझाऊंगा। अब आप इतना समझिए कि जो शासन है वो निर्णय के इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द? निर्णय के। ध्यान से सुना बेटा मेरी बात, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। निर्णय के सबसे पहले क्या निर्णय लेना है, भी निर्णय लेने की प्रक्रिया, और फिर क्या है उन नियमों को बनाकर, उन नियमों का समूह बनाकर समाज को व्यवस्थित करना और उन नियमों का पालन सुनिश्चित करना शासन कहलाता है। अब बताइए आपको कोई डाउट है तो। निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णयों का समूह से समाज को व्यवस्थित करना और उन नियमों को बनाए रखना सुनिश्चित करना, मतलब पालन करवाना सुनिश्चित करना, 3 स्टेप में क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णयों के समूह से क्या करना? समाज को व्यवस्थित करना, और तीसरा है निर्णयों का पालन सुनिश्चित करवाना। ये 3 स्टेप है, इसी को शासन कहलाते हैं। भी अब आपका आ गया सरकार। क्या है? सरकार उन व्यक्तियों का समूह या तंत्र कहते हैं जो नियम बनाते हैं, इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, वो क्या कहलाती है? सरकार। अब देखिए सरकार क्या है? नियमों को बनाती है और उन नियमों का पालन सुनिश्चित करवाती है। तो वो समूह क्या कहलाता है? सरकार। भी जो समूह नियमों का निर्माण कर मतलब नियम बनाते हैं वह उनका पालन सुनिश्चित करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सरकार। और सरकार ही क्या करती है? शासन। सरकार क्या करती है? शासन। शासन में क्या था? नियम बनाने की प्रक्रिया, नियमों को लागू करना, ये सब क्या था? शासन था। और उसके बाद है आपका तीसरा कानून। भी क्या है? कानून। जो महत्वपूर्ण नियम है, जो बहुत जरूरी नियम है, उन नियमों को ही क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। भी महत्वपूर्ण नियम है मतलब जो समाज की व्यवस्था बनाने के लिए समाज पर जो नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों से में से जो महत्वपूर्ण नियम है उन्हें क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। आई बात समझ में आपको परिभाषा कानून की? ये शब्द पॉलिटिकल साइंस के ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि काफी लंबे तक चलेंगे। सरकार है, शासन है, कानून है, इन शब्दों के बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर मुझे वैसे पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा के निकल लेता अब तक की टाइम, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। शासन, सबसे पहले आप देखिए सरकार को ध्यान में रखिए। सरकार क्या है? सरकार वो समूह है जो नियमों को बनाता है और नियमों का पालन करवाना भी सुनिश्चित करवाता है। क्लियर हुआ सरकार आपको? फिर शासन क्या है? सरकार शासन में नियम बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, और नियमों के समूह से समाज को व्यवस्थित करना है, और तीसरा है नियमों का पालन करवाना सुनिश्चित करना ही क्या है? शासन है। शासन में तीनों चीज आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कानून आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए। अब नियम बना दिया आपको, सरकार समझ में आ गया। सरकार क्या करेगी? शासन। अब देखिए एक बार लास्ट, शासन। सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी और कानून से समाज को क्या करेगी? व्यवस्थित करेगी और नियमों का पालन करवाएगी।
ठीक है, कानून आपको बता दिया। ये नहीं कि सरकार ने जो नियम बना दिए भी, सरकार ने जो नियम बनाए हैं वे ये नहीं कि आपके ऊपर हमेशा के लिए लागू रहेंगे, ये बात नहीं हो सकती। और न ही ये है कि आप पे कोई नया नियम लागू नहीं हो सकता, आपके ऊपर नए नियम भी सरकार लागू कर सकती है और पुराने नियमों को हटा भी सकती है और या उनमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। ये सारे हक सरकार के पास होते हैं, लेकिन उसमें आपकी भी सहमति होगी। तो पढ़िए क्या कहा गया कि इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए भी। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं अथवा विद्यार्थी संघ, विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकते, उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। इसने कहा कि आपके घर पे कोई नियम बना दिया तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि ये जो रूल बना है इसको थोड़ा सा बदल दीजिए या फिर हमारे फायदे में नहीं है। स्कूल में अगर टीचर ने कुछ रूल बना दिया, हेडमास्टर ने कुछ रूल बना दिया, तो बच्चे उनके पास जा सकते हैं कि सर ये नियम देखिए हमारे लिए अच्छा नहीं है, आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो इसी प्रकार जिस समाज में हम रह रहे हैं तो सरकार ने कोई हमारे ऊपर ऐसा नियम लगा दिया जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम भी अपील कर सकते हैं सरकार से कि ये नियम को हटा दीजिए या फिर इसमें ये बदलाव कर दीजिए। ये बात क्लियर हुई कि कोई नियम हमेशा के लिए नहीं होता। क्लियर हुई बेटा ये बात। अब ये देखिए एक बार नियमों और नियम के बिना समाज भी, ये देखिए यहाँ पे जो समाज है वो नियमों के साथ है। जो रूल बनाए हैं ना कि आपको जो ये बाई ओर से चलना है, इस साइड वाले को दाई ओर से, जो पैदल चलेंगे वो इस सड़क के किनारे होता है ना फुटपाथ, उस पे चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि यहाँ पर ये चीज नहीं करनी है, तो ये सारे रूल बना रखे, नियम आपको ही पता होगा और आप भी ये नियम बचपन से ही सीखते चलते हैं भी, और आप ऑटोमेटिक जो सरकार ने नियम बना रखे हैं वो सीख जाते हैं भी। और एक दूसरा चित्र देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा। सब देखिए आप कैसा हाल इसमें देख सकते, किधर साइकिल वाला चल रहा, कहीं पैदल चल रहे हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से अव्यवस्था होगी और ये एक दूसरे से टकराएंगे और सद्भाव भी खत्म हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाने के लिए और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम जरूरी है। अब सरकार के 3 अंग भी क्या हैं, सरकार के 3 अंग। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है कि विश्व भर में जिस प्रकार समाज जिस प्रकार कार्य करता है भी, एक बार इसको बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए भी। विश्व भर में जिस प्रकार समाज कार्य करता है वो कार्य करने का तरीका बदल रहा है। जैसे पहले पढ़ाने का तरीका क्या था, ऑफलाइन आप मेरे सामने बैठे होते और मैं आपको किताब से या बोर्ड पे चौक से पढ़ा रहा होता। लेकिन आज देखिए जो तकनीक आई है, डिजिटल हुआ है जो भी सारा सिस्टम, उसके कारण हर जो काम करने का तरीका वो बदल गया। आप पहले किसी को संदेश भेजते थे तो चिट्ठी लिख के आपको भेजना पड़ता था, अब मोबाइल से आप 1 मिनट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। पैसा अगर भेजना होता तो डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर भेजते, लेकिन आज फोन पे, गूगल पे से भेज दे। मतलब जो पुराना काम करने का तरीका था वो हर तरीका अब धीरे धीरे बदल रहा है। वही तरीका इसने बताया है भी कि जिस प्रकार से संबंधियों को पैसे भेजने होते ना तो क्या करते, डाकघर में मनी ऑर्डर का फॉर्म भिजवाते या फिर उन्हें किसी कोई भुगतान करना होता तो बैंक की पंक्ति में लग के डिमांड ड्राफ्ट बनवाते, फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे भी। तो इसको ये नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे क्योंकि ये पैसे भेजने के लिए काम में आते थे। अब तो फोन पे, गूगल पे चल चुके हैं क्योंकि आज हमारे पास तुरंत अब वो चीजें हो गई, क्योंकि आज हमारे पास पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भी आपके नेट बैंकिंग के सारे ऐप वगैरह आ गए। अब देखिए अब जैसे जैसे डिजिटल हुआ ना वैसे वैसे अपराधी भी हो गए भी, ठीक है।
लोग क्या करने लगी, इसने कहा विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है डिजिटल तकनीक ने। अब क्या करते हुए अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। आपने कई बार मैसेज सुना होगा, किसी को ओटीपी न बताएं, कोई फाइल डाउनलोड न करे, कोई ऐप डाउनलोड न करे, तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग का प्रयोग करके, गलत कामों में दिमाग का प्रयोग करके लोगों के अकाउंट से पैसे चुराते हैं, और ऐसे लोगों को बोला जाता है साइबर क्रिमिनल, और ऐसे अपराध को बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। ये रहा जिसे साइबर क्राइम कहते हैं, जो गलत तरीके से लोगों के पैसे निकालते हैं ना खातों से, उनके अकाउंट से, तो उनको साइबर क्राइम बोला जाता है उस गतिविधि को। तो उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिए? कानून बना दिए। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों को जिन्होंने अपनी दक्षता का प्रयोग करके समाज की भलाई के बजाय भोली वाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने का किया है, को गिरफ्तार भी किया है, और उन्हें न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी भी ठहराया गया है। साथ उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की भी सजा दी जाती। अब देखिए इसमें क्या बताया गया। अब ऐसे के लिए सरकार ने, जब ये बार बार समस्या आई ना कि लोग क्या कर रहे थे, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल रहे थे, पहले ही नहीं थी, तो सरकार ने उसको कानून रूल बना दिया, अपराध की श्रेणी में रख दिया कि अगर किसी ने गलत तरीके से किसी के पैसे चुराए अकाउंट से, तो उसको साइबर क्राइम कहा जाएगा, और उसके लिए कानून बना दिया। अब उसको लागू करवाना है। लागू करवाने का काम क्या? जो भी मंत्री आपके जो नौकरी करते हैं सरकारी, वो सब क्या है, उस नियम को लागू करवाएंगे। ठीक है, जो भी ये करेगा उसको पकड़ेंगे और फिर वो न्यायालय के सामने उसको ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो उदाहरण था आपको समझाने के लिए था कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले देखिए विधायिका। कौन सा अंग है? विधायिका। वह अंग है जो कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन कर देती है, पुराने कानूनों में बदलाव कर देती है, वर्तमान कानून को निरस्त मतलब खत्म कर सकती है कि आज के बाद ये कानून नहीं रहेगा। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली को हम आगे अवलोकन करें। इसने कहा कि विधायिका का क्या काम है? कानून, नया कानून बनाना, पुराने को वो खत्म भी कर सकती है या फिर पुराने कानून में वो बदलाव भी कर सकती है। और ये कौन होता है इसमें? विधायिका में, विधायिका में होते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। क्या होते हैं? जो लोग जनता वोट डाल के चुनती है ना। जब हम भारत की चुनाव प्रणाली पढ़ेंगे तब विस्तार से हम पढ़ेंगे किस प्रकार से चुनाव होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, तो ये हम बातें बाद में जानेंगे। अब आप इतना जान लीजिए कि ये जो विधायिका में कौन लोग होते हैं, सरकार के द्वारा चुने, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें होते हैं। दूसरा है आपका कार्यपालिका। वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। मतलब अब कानून तो बना दिया, अब लागू कौन करवाएगा अभी? ठीक है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये तो आपके राष्ट्र के प्रमुख हो गए, ये राज्य के प्रमुख हो गए, मंत्रीगण, और ऐसे अभिकरण मतलब एजेंसी, एजेंसी मतलब जैसे पुलिस है या फिर और कोई शिक्षक है, मतलब शिक्षक जो भी सरकारी नौकरी करता है वो सब इनमें आ गए भी, जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है भी। सॉरी, आपका एजेंसी से आप लेना, जो आपकी जैसे सीआई है, सीबीआई है, जो कानून को लागू करवाती, पुलिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेल्ट की नौकरी वाले भी। ठीक है, आर्मी को छोड़ के जैसे सीआईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, आईबी है, तो इन सब का काम क्या है? जो सरकार ने कानून लागू किए हैं उन कानूनों को लागू करवाना। अब वो लागू कैसे करवाएंगे कि सरकार ने कानून बना दिया, अब वो जो कानून को तोड़ेंगे सरकार बता देगी कि ये कानून है आज से, तो जो कानून को तोड़ेगा उनको ये जो एजेंसी होती है ना, ये क्या करेंगी? उन लोगों को पकड़ेंगे तो उनको क्या करेंगे? सजा दिलवाएंगे, तो बाकी लोग उनको देख के वो काम नहीं करेंगे, उस नियम को नहीं तोड़ेंगे। तो जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है, यहाँ उदाहरण में दिए गए साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। 2 अंग हो गए आपके, कार्यपालिका और ये विधायिका। विधायिका आपको समझ में, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह होता है जो कानून को बनाता है, पुराने कानून को खत्म भी कर सकता है और उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। अब न्यायपालिका नई चीज है, और आपको ये बता दिया मैंने आपको
कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है। आपके एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, ये सभी जो बड़े अधिकारी है ये कार्यपालिका में ही आते हैं। अब न्यायपालिका क्या, न्यायालयों की प्रणाली जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा। अभी अगर पुलिस किसी आदमी को ऐसे ही उठा के ले जाए, तूने कानून तोड़ दिया, तो न्यायालय क्या है कि वो देखता है क्या किसी आदमी ने कानून तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा। यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए, न्यायालय की बात हो रही है, ये देखेगा क्या किसी ने कानून तोड़ा है, अगर तोड़ा है तो क्या कार्रवाई उस पर की जाए। यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। कभी कभी यह बात इस की भी जांच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया और सभी के हित में है या नहीं। देखिए न्यायालय के काम आपको बता दिए, अपराधियों का अपराध चेक करना और सॉरी, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उस अपराध के आधार पे उसको सजा देना कि कितनी उसको सजा देनी है। दूसरा काम, कार्यपालिका जो निर्णय लेती है या फिर विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को भी ये चेक करना, उनकी जांच करना कि वो जनता के हित में है या नहीं। अगर कोई काम ऐसा, कोई कानून ऐसा बना दिया जो जनता के हित में नहीं है तो जो न्यायालय है उस कानून को खत्म कर सकता है, उस सरकार से कह सकता है कि ये कानून आप वापस लीजिए, इस कानून को लागू मत कीजिए, मतलब ये नियम मत बनाइए। बताया था आपको कानून भी क्या होते, नियम ही होते हैं। अब देखिए शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और तो आज का जो लेक्चर था वो टाइम आपका हो चुका, क्योंकि ये काफी जो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि इसमें भी आपको सोचना समझना पड़ेगा। तो आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा, कल मैं इसको आगे करवाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में इसमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।